हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 6 और जो बुक है वो उसका नाम है सिविक्स। लेसन का नेम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था जो है, ठीक है, उसके विषय में विस्तार से इस लेसन में बताया गया है, ठीक है। और आज जो हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, ये वीडियो जो है वो है पार्ट नंबर 2, वीडियो पार्ट नंबर 2। तो आज हम वीडियो पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है, लेसन की। तो हमने जो प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी, उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। देखिए कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, इस जगह पर हमने एंड किया था। तो ये क्या था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लेसन में मैंने आपको बता दिया कि एक इस तरीके से बताया गया है कि हम कैसे हमारे देश के अंदर कोर्ट होते हैं, ठीक है। ये हमने अपने प्रीवियस जो हमारे लेसन्स थे उसमें लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा। कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर उससे अपर जो होता है वो हाई कोर्ट होता है जो कि स्टेट लेवल पर होता है, और उसके जो अबव होता है एपेक्स कोर्ट, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट होते हैं, फाइन, हमें न्याय चाहिए, कोर्ट जाना होगा। मगर कोर्ट के लिए अब आपने देखा होगा कि जजेस को कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है, ठीक है। उसके बाद जजेस अपने ऑर्डर को कैसे फॉलो करवाएंगे, हमारी बात को कोर्ट में कौन रखेगा, हमें अगर हमारी बात को कौन प्रेजेंट करने वाला है कोर्ट में, क्या हम अपने आप अपनी बात को कहेंगे। तो ये सब जो हैं, ये एक आप कह सकते हो कि एक सिस्टम होता है, और इस सिस्टम में ही जो कोर्ट काम करता है, क्योंकि जजेस का काम है फैसला सुनाना और बात को सुनना, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को सही मौका देना। अब उसके अंदर मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग लोगों का रोल होता है। तो यही जो है हमारा जो लेसन है वो यही कहता है कि अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारे देश की आपराधिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था क्या है, ठीक है ना। तो अब ये लेसन में हमने इंट्रोडक्शन जो था लेसन का वो हम कर चुके थे। तो मैंने आपको बताया था कि आगे एक स्टोरी के माध्यम से हम जो लेसन को समझने की कोशिश करेंगे कि स्टोरी क्या कहती है। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी शुरू हो रही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बारीक लिखा हुआ है तो नहीं दिख पाएगा कि क्या लिखा है, बट मेरे को स्टोरी मालूम है, मैं आपको स्टोरी बताता जाऊंगा। आप अपनी अपनी बुक्स में स्टोरी को समझते रहना, आप रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा बारीक लिखा हुआ है जो डायलॉग्स हैं इनके। तो यहाँ पर एक केस का डिस्कशन है, एक केस है, और जो केस है वो केस है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। देखिए केस क्या है, पहले स्टार्ट होता है कि पहला सीन, ये फर्स्ट सीन देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट सीन है। इस सीन में आपको दिख रहा है कि एक लेडी है, ठीक है, जिसका नाम है मिसेस सिंधे। सिंधे जो है मिस्टर एंड मिसेस सिंधे मुंबई में एक फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है कि ये जो मिस्टर एंड मिसेस सिंधे हैं, ये कहीं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ये तैयार हो रहे हैं तो क्या होता है कि जो इनकी मिसेस हैं, मिसेस सिंधे, ये अपना नेकलेस, अपना हार को ढूंढ रही हैं, ठीक है, जो कि इनको नहीं मिल रहा। तो ये अपनी जो दराज होती है उस दराज में ढूंढ रही हैं। फर्स्ट सीन में आप देख रहे हैं कि फीमेल कुछ ढूंढ रही है, तो ये मिसेस सिंधे हैं जो कि अपना महंगा गोल्ड का जो हार होता है उसको ढूंढ रही है। तो मिस्टर सिंधे बोलते हैं, अगले सीन में आप देख रहे हैं, अगले उसमें, ये वाले सीन में, कि मिस्टर सिंधे कहते हैं क्या हुआ भाई, आप तैयार क्यों नहीं हुए अब तक, चलो हमें पार्टी में चलना है, जल्दी करो। तो मिसेस सिंधे कहती हैं कि जो मेरा नेकलेस है वो मुझे मिल नहीं रहा है। तो जब मुझे नेकलेस नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं उस चीज़ के लिए। मिसेस सिंधे जो है वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो सर्वेंट, जो हमारे यहाँ नौकर काम करती है, फीमेल नौकरानी है जो काम करती है, वो मेरे कमरे में आकर के बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। जब वहाँ का सफाई वगैरह करने आती है तो बहुत ज़्यादा समय लगाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी ने चुराया है। तो अब वो उसको बुलाते हैं नौकरानी को, और नौकरानी का जो नाम है उसका नाम है शांति, ठीक है। तो शांति को बुलाया जाता है,
और शांति से जो मतलब नौकरानी का नाम शांति है, मिसेस सिंधे जो है उनसे पूछती हैं, थर्ड सीन में आप देख रहे हो कि मिसेस सिंधे उससे पूछ रही हैं कि शांति, तुमने मेरा हार चुराया है और वो मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है, और मुझे मेरा हार लौटा दो। तो शांति जो है उन दोनों के हस्बैंड वाइफ के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ और मैंने आप लोगों का कोई भी सामान नहीं चुराया है। तो मिस्टर सिंधे जो होते हैं वो उसके संदूक की तलाशी लेते हैं, जो उसका संदूक होता है जिसमें वो अपने कपड़े रखती थी। तो उस संदूक में उनको जो है एक पैकेट मिलता है पैसों का, जिसमें कि 20,000 रुपये, जब 10,000 रुपये होते हैं। तो वो कहती है कि वो कहते हैं अच्छा, तुमने हमारा हार बेच दिया और ये हार बेच के ही तुम्हें ये पैसे मिले हैं। तो जो है अब वो मिस्टर सिंधे जो होते हैं कहते हैं देखो तुम्हें अब मैं पुलिस के हवाले करूँगा। तो वो जो है उसको पुलिस को बुला के लाते हैं। तो ये अगले सीन में आप देख रहे हो कि पुलिस के पास जा रहे हैं और यहाँ पर एक ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, अच्छा, तो ये चौकी इंचार्ज हैं और ये जो होते हैं इनके पास जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि देखिए हमारी नौकरानी ने हमारा हार चुरा लिया है, ठीक है, मेरी वाइफ का, और इस तरीके से। तो इंस्पेक्टर का नाम है राव। क्या नाम है इंस्पेक्टर का? राव। तो अब जो राव होते हैं वो आते हैं और वो पहले तो उनकी क्या लिखते हैं, FIR। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था FIR का मतलब क्या होता है। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, ठीक है, अच्छा, जो कि पुलिस स्टेशन पर जाकर के पहली बार दर्ज करवाई जाती है, ठीक है, अच्छा, तो उसे FIR बोलते हैं। तो अपनी कोई कंप्लेन आप लिखते हैं, कोई कंप्लेंट बताते हैं पुलिस को, तो पुलिस उसे लिखती है और फिर उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है। तो अब क्या होता है कि जो राव है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राव, वो जो है वहाँ शिंदे के घर पे पहुँचते हैं, मुंबई में जो अपार्टमेंट में रहते हैं। तो वहाँ पर जाकर के वो उससे बोलते हैं शांति से कि शांति सही सही बता दो कि वो हार कहाँ है, ठीक है, तुमने वो हार किसको बेचा है। और तो वो कहती है नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। और कहती है कि तुम्हारे पास ये पैसे मिले हैं और ये पैसे तुमने हार चुरा के ही लाए हैं। तो वो पैसे इंस्पेक्टर राव अपने कस्टडी में ले लेते हैं, ठीक है, और जो है उसको फीमेल को यानी शांति को अरेस्ट कर लेते हैं। अब शांति जो है वो पुलिस स्टेशन में बंद हो जाती है। वो शांति गिड़गिड़ाती रहती है, रोती रहती है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। तो अब जो है शांति का जो ब्रदर होता है, ठीक है, शांति का ब्रदर लगभग 1-2 दिन बाद उसका ब्रदर उसको ढूंढता हुआ आता है। उसका ब्रदर भी कहीं फैक्ट्री वगैरह में कहीं मजदूरी करता है। तो उसका ब्रदर उसके पास आता है। उसके ब्रदर का जो नेम है उसका नाम है सुशील। तो ब्रदर कहता है कि भाई मेरी बहन शांति को छोड़ दो, ठीक है। अगले सीन में आप देख रहे हो कि वो ब्रदर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ जोड़ करके कह रहा है इंस्पेक्टर के सामने, ASI मिस्टर राव के सामने, कि मेरी सिस्टर को छोड़ दो, ठीक है। तो जो राव होता है वो देखिए क्या है, SI राव फोर्सिबली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। तो जो SI राव होता है, जो सब इंस्पेक्टर राव है, मैं ASI बोल गया था, SI राव, सब इंस्पेक्टर राव, तो वो जो है उनको सुशील को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में 2 दिन के लिए बंद कर देते हैं और उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड अदर पुलिस कॉन्स्टेबल्स, ठीक है। सुशील को गाली गलोच उसके साथ किया जाता है और उसको बीटन यानी उसके मारा जाता है। अब्यूज्ड माने आप किसी को गाली देना और बीटन माने पीटना, ठीक है। और SI राव जो होते हैं वो जो हैं और अदर जो उनके कॉन्स्टेबल्स होते हैं वो उनको बुरा बर्ताव उनके साथ करते हैं, सुशील के साथ करते हैं। दे ट्राई एंड मेक हिम कॉन्फेस, ठीक है, दैट ही एंड हिज सिस्टर शांति हैड अ गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स दैट हैव स्टॉलन ज्वेलरी फ्रॉम अदर होम्स। यानी कि जो वहाँ आसपास में जो चोरी हुई हैं और भी इलाकों में जो चोरी हुई हैं, वो कहते हैं कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो कि तुम और तुम्हारी बहन, ठीक है, इस
जो ये गिरोह है, जो लोगों के घर से नौकरी करते हैं, लोगों के घरों में, और वहाँ से लोगों के कीमती सामान चुरा लेते हैं, ज्वेलरी चुरा लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप अपना अपराध कबूल लो, ठीक है। अच्छा, उसको फोर्स किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, उस पे किस पे, जो वो होती है कौन भला, शांति पर भी और उसके ब्रदर सुशील पर भी। There have been other complaints of theft of jewelry from Shinde's neighborhood, as Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker. The police let him go after 2 days. और उसके बाद जो है वो चाहते हैं, मतलब पुलिस ये चाहती है कि सुशील अपना गुनाह कबूल कर ले कि वो एक गिरोह के हेड हैं जो कि लोगों के घरों से सामान चुराता है, क्योंकि शिंदे का जो घर है उसके आसपास में भी चोरियां हुई हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो गुनाह कबूल कर ले। बट सही बताएं तो उसके पास कोई एक्चुअल क्लू भी नहीं है, ठीक है, बट वो चाह रहे हैं कि वो गुनाह कबूल करे, तो उस पर दबाव डाल रहे हैं। तो वो बार बार कहता रहता है, मार को सहन करता है और कहता रहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। इनोसेंट का मतलब मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं साफ हूँ, और मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ, ठीक है। और फिर जब कुछ बात नहीं बनती तो पुलिस उसको 2 दिन बाद अपने हवालात में रखने के बाद उसको रिहा कर देती है। तो अब देखिए आगे स्टोरी बढ़ जाती है, तो बात हो जाती है 23/8/2006। ये एक स्टोरी की डेट भी दे दी कि भाई डेट कैसे आगे आगे बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000. अच्छा, जो है मतलब कोर्ट जो होता है, जब अगर किसी अपराधी को, ठीक है, या अपराधी नहीं कहेंगे, उसको मुलजिम कहेंगे, क्योंकि अपराध तो बाद में सिद्ध होता है, तो एक्यूज माने मुलजिम, ठीक है। अच्छा, जिस पर अपराध लगाया गया है, ठीक है, जिस पे आरोप लगा है, तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो कोर्ट में पेश करने के बाद, ठीक है, जो शांति होती है, तो जजेस जो होते हैं उनकी 1 महीने के बाद, यानी कि उसको 1 महीने हवालात में या जेल में रहते हुए हो गए हैं, और वो 1 महीने बाद उसकी जो वो होती है क्या भला, बेल माने जमानत, ठीक है, बेल माने जमानत, तो उसकी बेल को जजेस जो हैं वो मान लेते हैं, ठीक है, उसको ग्रांट कर देते हैं, यानी ग्रांटेड बेल, देखिए लिखा है ना यहाँ पर, ग्रांटेड बेल माने जमानत। जैसे कोर्ट में अगर कोई अपराध हो रखा है तो कोर्ट उसको तब तक रिहा नहीं करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अलग अलग रोल कौन प्ले कर रहे हैं। तो जजेस का अपना रोल है, उन्होंने निर्णय दिया, मगर उस अपराधी को पकड़ के कौन लाया, उस व्यक्ति को आगे वहाँ होल्ड कौन कर रखेगा, जज थोड़ी पकड़ते हैं। मान लीजिए जजेस ने कह दिया कि ठीक है, इसको जो है इसको 2 दिन के लिए जेल में रखा जाए, तो उसको उसी समय कौन पकड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पर पुलिस होती है, वो पुलिस उसी समय, जैसे ही जज ने ऑर्डर दिया तो वैसे ही जजेस के ऑर्डर सुनते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और उसके बाद, ठीक है, कोर्ट जो प्रमिसेस होता है, यानी कि कोर्ट की जो बिल्डिंग होती है, उसी में एक स्पेशल सेल होता है बना हुआ, उस सेल में उनको रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे ऑर्डर हो चुके हैं कोर्ट के कि भाई इनको जेल में बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा कि शाम के टाइम, ठीक है, 5 बजे के बाद फिर जैसे कोर्ट बंद होगा, उन जितने भी केसेस में जजेस ने कहा होगा उन सबको इकट्ठा भर के, ठीक है, एक साथ लेकर के उनको जेल में पहुंचा दिया जाता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट की जेल होती है। इस तरीके का प्रोसीजर होता है। फिर वहां पर उनका पूरा हेल्थ चेकअप वगैरह किया जाता है, उनको देखा जाता है, ठीक है, और फिर उनको अंदर एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, अंदर उनको भर्ती कर देते हैं। अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे वहाँ से, क्योंकि जेल बहुत बड़ी बड़ी होती है। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि बहुत ऊंची ऊंची उनकी दीवारें होती हैं, तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि आगे स्टोरी बढ़ती है, तो अब जेल कोर्ट ने जमानत भी मंजूर कर ली है और कह दिया है कि भाई जमानत के तौर पर 20,000 रुपये, आप 20,000 रुपये का कोई जमानती ले आइए। तो अब यहाँ पे 2 कंडीशंस होती है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। होता यह है कि या तो शांति या शांति का परिवार 20,000 रुपये कोर्ट में जमा कर दे, ठीक है, तो उसको फिलहाल जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो अपनी प्रॉपर्टी 20,000 की प्रॉपर्टी शो कर दे कोर्ट के आगे और ये बोल दे कि मैं
इस प्रॉपर्टी के आपको सिक्योरिटी देता हूँ और मैं इसकी जमानत ले रहा हूँ। अगर ये शांति यहाँ से भाग जाती है या शांति जो है अगली तारीख पर पेश नहीं होती है, क्योंकि जेल से तो उसको रिहा कर देंगे क्योंकि जमानत हो गई है, ठीक है, और गारंटर ने उसकी गारंटी भी ले ली है, क्योंकि एक गारंटर होगा, ठीक है, या तो गारंटर चाहिए या 20,000 कैश जमा करने पड़ेंगे, किसको? शांति को। आ रही है समझ में? अच्छा, तो अब ऐसे लोगों का गारंटर कौन बनेगा? सवाल तो ये है, क्योंकि इनको तो कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। स्टोरी आगे ये कहेगी, देखो आप आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि उसको कोई जानता ही नहीं है, तो जब उसको कोई जानता ही नहीं है तो वो पैसे कहाँ से लाएगी, ठीक है, उसकी गारंटी कौन लेगा, है ना। और उसका भाई खुद एक छोटा सा वर्कर है, तो शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल, इस वजह से क्योंकि उसकी जमानत कोई नहीं दे रहा या फिर उसके पास खुद 20,000 रुपए की व्यवस्था नहीं है, तो उसको लगातार और टाइम जेल में रहना पड़ता है, हालांकि उसको जमानत उसकी मंजूर हो चुकी है। क्लियर होगी बात आपको कि पुलिस ने पेश किया कोर्ट के सामने, कोर्ट ने उसकी जमानत को मंजूर कर लिया, ठीक है, यानी उसकी बेल मान ली, और बेल का मतलब हुआ कि कोर्ट ने यह कह दिया कि आप अभी अपराधी नहीं है, मतलब आपके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी आपके ऊपर ट्रायल चलेगा, यानी कि आपके ऊपर सुनवाई चलेगी, ठीक है। इस दौरान आपको जेल में रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको जमानत दी जा रही है। जमानत यह है कि आपको जेल से बाहर निकलने के लिए 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। आप 20,000 दे दीजिए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ले आइए जो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स कोर्ट में दे दे और ये बोल दे कि हाँ भाई इसके 20,000 रुपए की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और यदि ये नहीं करता तो आप मेरे प्रॉपर्टी के पेपर में से 20,000 रुपए काट लीजिए। अगर ये नहीं आती तो 20,000 रुपए का मतलब ये है, जमानत का मतलब ये होता है। क्लियर है? अच्छा, तो अब होता यह है कि अब उसके पास तो व्यवस्था नहीं है, तो वो जो है वो बेचारी तभी भी बाहर जेल से फिर भी नहीं आ पा रही, क्योंकि उसके पास कोई ना तो गारंटर है, ना जमानती है जो उसकी जमानत ले सके, और ना उसके पास 20,000 रुपए हैं। शी इज़ वेरी ट्रोमेटाइज्ड, ठीक है, वो बेचारी बहुत ज़्यादा जो है परेशान है, दुखी है, ठीक है। अच्छा, शी इज़ वरिड अबाउट दैट, अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, वो इस वजह से भी परेशान है कि उसका सुनवाई के दौरान अब उसका क्या होगा। तो आप सीन में देख सकते हैं, यहाँ पे सीन आप देखिए कि वो जेल के अंदर बैठी हुई सोच रही है, ठीक है, कि अब मेरा अगर कोर्ट में सुनवाई होगी तो मेरा क्या होगा, क्योंकि अभी जमानत तो भले ही मुझे मिल गई है, मगर क्या पता मेरे पर अपराध सिद्ध हो जाए। अगर मेरे पे अपराध सिद्ध हो जाता है तो मुझे तो फिर परमानेंट सज़ा हो जाएगी, और जब मुझे परमानेंट सज़ा हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा परमानेंटली जेल में, तो उसको फिर और बड़ी हायर जेल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। जिनके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाते हैं और जो पूर्णतः अपराधी होते हैं तो उनको, तो जो सजा याफ्ता होते हैं उनको फिर बड़ी जेलों में भेज दिया जाता है। जैसे आपको पता है ना, आपने सुना होगा बहुत फेमस एक जेल है तिहाड़ जेल, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, जो इंडिया की बहुत बड़ी जेल है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा जब केस हुआ था मुंबई के अंदर, तो उसमें संजय दत्त को, जो फिल्म स्टार हैं, उनको सज़ा सुनाई गई थी। तो उसमें सज़ा सुनाने पर क्या हुआ था कि अब उनको परमानेंट सज़ा हो गई थी। तो उसमें क्या था कि अब उनको परमानेंट वाली जेल में डाला जाएगा जिसमें सज़ा वालों को ही रखा जाता है, यानी कि उनके ऊपर अपराध अब सिद्ध हो चुका है, अब वो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, और अब उनको सज़ा ही होगी और उनको सज़ा भुगतनी होगी, ठीक है, ये होता है। तो उसमें जैसे आपने सुना भी होगा उम्र कैद की सज़ा, तो अब उनको जब हो गई सज़ा तो उनको जेल में परमानेंट रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जेल होती हैं, बड़े लेवल की जेल होती है, उनमें रखा जाता है फिर, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जैसे क्या है कि वो अब सोच रही है कि मेरा क्या होगा, और ऐसा होता भी है क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं है बेचारी के पास, बाहर कैसे निकले, ठीक है। तो अब बहुत दिन हो गए हैं, देखो अब यहाँ पे डेट भी बदल गई, देखा 14/9/2006, एक इमेजिनेशन एक बताया है कि मतलब काफ़ी दिन अब डेट को, क्योंकि डेट जो होती है ना वो काफ़ी दिन बाद लगती है। तो अगर उसकी ज़मानत मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे डेट दिखा रहे थे, आपको डेट दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे सपोज करते हैं 23/8/2006 में उसकी ज़मानत मंजूर हो गई, तो इसलिए जानबूझ कर डेट दिखा रहे हैं कि आपको ये पता चल जाए कि कोर्ट में डेट लगती है, ठीक है। अब डेट का मतलब क्या होता है कि क्योंकि कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, इससे प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा कि कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं और जजेस की बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि शॉर्टेज है, तो जो सुनवाई है वो उसी दिन नहीं हो पाएगी, उसके लिए मजबूरन उनको टाइम देना पड़ता है। अभी रिसेंटली जो है एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था
कि उसमें एक कंपनी के बारे में बताया हुआ है, सहारा कंपनी के बारे में बताया हुआ है, वो दैनिक जागरण के अंदर न्यूज़ आई हुई है। तो मेरे अभी एक आ गया तो किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। तो अब उसमें क्या है, जैसे न्यूज़ में आ रखा है तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई कंपनी जो होगी, जो सहारा कंपनी है, वो आप लोगों का पेमेंट वापस करेगी, बट उन्होंने पेमेंट सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट के पास जमा करवाए हुए हैं। अब उसमें कोर्ट के आदेश होने बाकी हैं, कोर्ट के आदेश होंगे तो उनको गवर्नमेंट का वो पैसा वहां से मिल जाएगा जो सिक्योरिटी मनी जमा है, और वो पब्लिक का पैसा रिफंड कर देगी। अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है उसके अंदर कि क्योंकि कोविड-19 के चलते जो कोर्ट्स हैं वो कई महीनों से बंद हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से उनको डेट ही नहीं मिल पाई, ठीक है, तो 10 महीनों से उनको डेट ही नहीं मिल पा रही है। तो 10 महीनों से उनका मामला जो चल रहा है वो 10 मंथ्स हो गए हैं, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि जजेस और हमारा जो सिस्टम है यहां पर एक लूप पॉइंट भी है, मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं जजेस के, मतलब आप कह दीजिए कि बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं सीट्स, ठीक है, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कई बार जो है। अगर जैसे अभी इस स्टोरी को ही हम समझ रहे हैं, यहाँ स्टोरी को देख रहे हैं कि स्टोरी में क्या है कि काफ़ी टाइम पहले उसको जमानत मिल गई, अब अगली डेट उसकी जो है, अगर सपोज वो जिस दिन उसे जमानत मिली थी अगर वो उसी दिन जमानत करवा लेती, ठीक है, अपने बेचारे के पास पैसे नहीं थे और ना ही उसके पास कोई गारंटर था जो उसकी जमानत लेता, क्योंकि 20,000 रुपये की प्रॉपर्टी शो करनी थी। तो अब क्या है कि कौन उसकी जमानत लेगा, तो उसको देखिए 8th मंथ में उसको जमानत मिली, देखिए 23rd 8th को उसको जमानत मिल गई, और फिर उसके बाद आप देखिए कि लगभग 20 दिन से ऊपर हो गए, 20-21 दिन हो गए, तब जाके उसको अगली डेट मिली, यानी कि अब अगली डेट पर वो कोर्ट में आई होगी। 14/9/2006 को वो कोर्ट में आई, दोबारा आए। तो अब इसमें क्या होता है, अगर वो जमानत ले लेती ना तो वो अपने घर से आती, अगर उसको जमानत मिल जाती, जमानत तो मिल ही चुकी है, कोर्ट से परमिशन तो मिल चुकी है, बट उसको जेल से रिहा नहीं किया गया क्योंकि उसके पास कोई गारंटर नहीं है। तो अगर वो गारंटी लेके वो आ जाती बाहर, तो होता ये कि वो फिर 14/9/2006 में अपने घर से ही कोर्ट में उसको आना होता, ठीक है, बट अब उसको तो जेल से बाहर वो निकल नहीं पाई क्योंकि उसके पास गारंटर नहीं है। तो अब 14/9/2006 में जेल से ही फिर जो जेल में पुलिस सिक्योरिटी होती है वो ही उनको अपनी वैन में डाल करके उस दिन जिन जिन लोगों की डेट होगी 14/9/2006 में, क्योंकि जेल में तो बहुत सारे लोग होंगे, तो उस दिन बहुत सारे लोगों की डेट हो सकती है, तो उन सब लोगों को उस दिन कोर्ट के सामने लाया जाएगा, ठीक है। तो 14/9/2006 में फिर पुलिस उसको कोर्ट के सामने लेके आती है। अब होता क्या है, द पुलिस फाइल्स ए चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। अब क्या होता है कि पुलिस को एक अपनी तरफ से जो होता है कि क्योंकि पुलिस का काम था इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है शांति के ऊपर उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। तो अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कोर्ट के सामने, क्योंकि कोर्ट को कैसे पता चलेगा, आप समझ रहे मेरी बात, कोर्ट को ये बात कैसे पता चलेगी कि आखिरकार मुद्दा क्या है, मामला क्या है। तो पुलिस अपना पक्ष जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर कि मौके पर पुलिस को क्या मिला, ठीक है, किन किन लोगों ने क्या क्या बयान दर्ज करवाए, ठीक है, किन लोगों का क्या कहना है, उसके बेसिस पर पुलिस एक चार्जशीट बनाती है, ठीक है, और वो चार्जशीट फिर पुलिस जो है कोर्ट में पेश करती है, यानी कि जज के सामने पेश करती है, मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, ठीक है। अच्छा, द कोर्ट गिव्स ए copy of the charge sheet including statements of witnesses to शांति। अब कोर्ट जो होता है वो चार्जशीट की कॉपी, एक प्रकार का पेज होता है, उस पेज को, ठीक है, शांति को दे देती है कि भाई शांति देखो तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ये बातें लगाई गई हैं और पुलिस ने ये कहा है ऐसा ऐसा तुमने किया है, ठीक है, और ये विटनेस तुम्हारे आए हैं कोर्ट के तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए, इन्होंने बताया कि तुमने ऐसा ऐसा अपराध किया है, तो ये विटनेस आए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का एक चार्जशीट पेपर और स्टेटमेंट जो होते हैं विटनेस के वो शांति को पकड़ा दिए जाते हैं। अब बेचारी शांति क्या करे, ठीक है ना, शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट हिज फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। अब शांति कोर्ट को बताती है कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई भी लॉयर नहीं है। लॉयर का मतलब क्या होता है, वकील,
ठीक है, टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट, यानी कि ये चोरी का जो केस है ये मेरे पर गलती लगाया गया है, ठीक है, तो मैं जो है, ठीक है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें क्या करूँ, और मैं इस मेरे पास तो कोई वकील नहीं है, तो मैं क्या करूँ। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय, राइट। अच्छा, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो एक एडवोकेट कमला रॉय को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एज शांतिज डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंसेस। तो क्या होता है, ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, जिनके पास खुद मुकदमा लड़ने की व्यवस्था नहीं होती, ऐसे लोगों के लिए सरकारी वकील की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो अब सरकारी वकील एडवोकेट कमला रॉय जो होती हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। अब आपको बता दूं कि जो इसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं इनको सैलरी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये उन लोगों का केस लड़ते हैं जिनके पास अपनी बात को कोर्ट के सामने रखने की नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे कोर्ट ने तो बोल दिया कि भाई पुलिस ने आपके खिलाफ चार्जशीट रखी है, तो अब शांति को अपनी बात को बताना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि क्या क्या हुआ। तो वो जो चीजें होती हैं वो सारी बातें कोर्ट के सामने, ठीक है, कोर्ट की लैंग्वेज में वो कौन रखेगा, एडवोकेट रखेंगे। इसीलिए लॉयर की पढ़ाई होती है, ठीक है बेटा, और जो ये पढ़ाई होती है ये ग्रेजुएशन के बाद करनी होती है, ठीक है। तो जैसे आपने मूवी भी देखी होगी BA LLB, ठीक है, तो BA LLB आपने सॉरी जॉली LLB पिक्चर देखी होगी, तो LLB, तो वो LLB डिग्री का नाम होता है। तो उसमें जो लॉयर होते हैं BA LLB होते हैं, उन्होंने BA LLB कर रखा होता है, यानी ग्रेजुएशन प्लस LLB आगे, ठीक है, आगे डिग्री एडवोकेट की डिग्री कर रखी होती है। तो अगर गवर्नमेंट एडवोकेट बनना होता है तो उसके बाद आगे आपको फिर दोबारा एग्जाम्स देने होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स देने होते हैं। आप एग्जाम्स को फाइट करिए और एग्जाम्स में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट एडवोकेट सरकार की तरफ से रख लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो जज होते हैं, वो जज जो है, मजिस्ट्रेट जो होते हैं, वो एडवोकेट कमला रॉय को शांति का डिफेंस लॉयर बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब खर्चा अब सरकार उठाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, यानी कहता है कि आर्टिकल 22 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि इस प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, कि ये मूलभूत अधिकार है, ठीक है, जो हमारे देश का संविधान देता है कि सभी व्यक्ति को वकील करने का एक राइट होता है, मतलब सभी अपनी बात को वकील के माध्यम से कोर्ट के सामने रख सकते हैं। गॉट इट। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability, ठीक है। अच्छा, तो अब होता यह है कि सॉरी लाइट का डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, तो जिनके पास, मतलब आर्टिकल 39A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A कहता है कि जिनके पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास वकील करने की भी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो वो उनको, ठीक है, सरकार की तरफ से, ठीक है, राज्य की तरफ से उनको वकील दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, देखिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए स्टोरी फिर कंटिन्यू हो रही है, ये स्टोरी का पार्ट है। अब मैं आपको पढ़ देता हूँ उसको, ठीक है, मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। अब स्टोरी क्या है कि जो एडवोकेट कमला रॉय होती हैं वो शांति से पहले पूरी बात को समझने की कोशिश करती हैं कि शांति क्या है, मैटर क्या है। तो शांति से सारी बात पूछी जाती है। फिर शांति की जो बात होती है वो जो है जज के सामने जो होती हैं वो बोलती हैं कि जज साहब मुझे ऐसे ऐसे करके अब आप के सामने बुलाना है लोगों को, तो उनको बुलाया जाता है। तो पहले शांति को बुलाया जाता है, शांति से पूछा जाता है कि भाई शांति आप बताइए कितने सालों से आप काम कर रही हैं। तो शांति बोलती है जी मैं तो पिछले कई सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ, जैसे 3 साल से 4 साल से या 5 साल से समथिंग कुछ भी, तो मैं काम कर रही हूँ। तो ठीक है, नंबर 1 ये पॉइंट नोट किया जाता है, ऐसे ऐसे पॉइंट नोट होते हैं फिर, ठीक है, यानी कि शांति इतने सालों से काम शिंदे क्या कर रही है। तो ठीक है, दूसरे नंबर पे कि शांति आपको इस काम के करने के कुछ पैसे मिलते हैं कि हाँ जी मुझे 1000 रुपये महीना पगार मिलती है। अच्छा, और आपका रहना खाना पीना जी वो तो सब शिंदे की तरफ से है, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट
टू बी नोटेड, हमने मूवीज़ में कई बार ये सुना भी होगा, ठीक है। तो माय लॉर्ड पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कि इस पॉइंट को नोट किया जाए। तो वहाँ पर क्या होता है, वो पॉइंट को अंडरलाइन कर लिया गया कि भाई शांति जो है शिंदे के घर से इतने सालों से काम कर रही है और उसको पगार के तौर पे, सैलरी के तौर पे 1,000 रुपये महीना मिलता है। अच्छा, इसके अलावा खाना पीना सब शिंदे जी के घर पे ही होता है। अच्छा, उसके बाद आगे तुम्हारा भाई, हाँ जी, सुशील मेरा भाई है और मेरा भाई भी काम करता है। कहाँ पे काम करता है जी? फैक्ट्री में काम करता है। उसको कितने तनख्वाह मिलती है? समथिंग समथिंग, उसको भी कुछ रुपए इतने मिलते हैं, 1,000 मिलते हैं, 2,000 मिलते हैं, जो भी है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अब जो एडवोकेट होती हैं वो उसको बुलाती हैं, किसको? मिसेस शिंदे को, कि मिसेस शिंदे आप बताइए कि ये शांति आपके घर में काम करती है। पहले तो उससे पूछा जाता है कि हाँ जी इसने क्या किया, तो वो अपनी पूरी बात बताती है कोर्ट के सामने कि जी इसने मेरा ऐसे ऐसे करके ये मेरे यहाँ काम करती है और इसने मेरा हार चुरा लिया, ठीक है, और इसके पास हमने इसके बैग में, संदूक में हमें तुरंत 10,000 रुपये का एक पैकेट भी मिला, तो जो कि इसने मेरा हार बेच के ही लाए हैं। तो अब जो है फिर जज पूछती हैं, ओ सॉरी, एडवोकेट पूछती हैं कमला रॉय कि ये कितने साल से आपके नौकरी कर रही है? कि जी इतने साल से कर रही है। आप इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं ना कि शांति ने कहा जी मेरे पास, शांति ने कहा मैं 5 साल से कर रही हूँ, तो शिंदे ने भी कहा जी हाँ मेरे यहाँ 5 साल से कर रही है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि 5 साल से कर रही है। अच्छा, क्या आप इसको 1,000 रुपये पगार के तौर पर देते हैं? तो शिंदे ने कह दिया हाँ जी मैं 1,000 रुपये पगार के तौर पर देती हूँ। अच्छा, क्या आपको इसके संदूक से 10,000 रुपये मिले? हाँ जी मुझे 10,000 रुपये मिले। अच्छा, तो क्या आप इसको खाना रहना सब आप ही इसका वहन करती हैं? हाँ जी, उसके अलावा हम 1,000 रुपये देते हैं और खाना पीना भी हम ही वहन करते हैं। तो जज के सामने ये बात उनसे कहलवाई जाती है कि हाँ जी ऐसा ऐसा है। जज सुनते रहते हैं, हाँ जी ऐसा ऐसा है, तो जजेस जो है वो सुन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है तो अब जो है फिर जो एडवोकेट राय होती है वो कहती है कि जज साहब इस पॉइंट को नोट किया जाए कि ये पैसे हो सकता है कि इसने अपनी सेविंग में से, अपनी सैलरी की सेविंग में से जमा करके रखे हों, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसने हार चुराया, क्योंकि क्या इसने इन 5 सालों में कभी कोई चोरी करी, कोई गलत काम किया? जी नहीं किया। तो ठीक है, तो हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलती हुई हो और या इनका हार किसी और ने चुराया हो और इसके ऊपर आरोप लग रहा हो, ठीक है। क्या इसने इतने सालों में ऐसा किया था? नहीं किया था। अब क्या इसने क्या आप इसको पगार के तौर पे देते हो 1,000 रुपये? हाँ जी बिल्कुल देते हैं। तो क्या ये सेविंग नहीं कर सकती? बिल्कुल, पॉइंट नोट किए जाते हैं। तो जज साहब को पॉइंट गिनवाए जा रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क बन गया एक कि मे बी कि वो पैसा जमा करा हुआ हो, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि इसने चुराया हो। क्या आपने चुराते हुए देखा? नहीं देखा, ठीक है। तो ये सारी बातें जज साहब के सामने पूछी गई। तो फिर क्या होता है इस डेट के दौरान, ठीक है, ये तारीख पे तारीख इस पे लगती रहती है, आगे कार्रवाई चलती रहती है। बाय चांस जो सुशील होता है, सुशील जो कि ब्रदर है शांति का, उसको पता चलता है कि उस इलाके के जहाँ पे शिंदे का घर है, उस इलाके के एक नए इंस्पेक्टर मिस्टर शर्मा, ठीक है, उन्होंने एक गिरोह को पकड़ा है। तो वो ये बात एडवोकेट रॉय को बता देते हैं कि इन्होंने, शर्मा जी ने, जो इंस्पेक्टर है वहाँ के इस इलाके के, अब उन्होंने एक गिरोह पकड़ा है और उस गिरोह में जो शिंदे है उसके बेटे के दोस्त भी शामिल हैं। यानी कि शिंदे जो है उसके जो बेटा है, उसके बेटे के जो दोस्त हैं वो उस गिरोह में शामिल हैं। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है कि उसके दोस्त शिंदे के घर आते जाते होंगे और उसके दोस्त क्योंकि चोर हैं, गिरोह में पकड़े गए हैं, उन्होंने चुराया होगा, ठीक है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस के सामने वो अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि ये हार है और ये हार हमने चुराया है। अच्छा, और वो हार भी मिल जाता है। तो अब जो एडवोकेट होती हैं कमला रॉय, वो इंस्पेक्टर शर्मा को कोर्ट में बुलाती हैं। अब कोर्ट में शर्मा जी जो हैं कोर्ट में आते हैं इंस्पेक्टर, और उनसे पूछा जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करके कोई गिरोह मिला है? हाँ जी मिला है, ठीक है। तो वो पूरी बात बता देते हैं कि हाँ जी अब मेरे को वो हार भी मिल चुका है। तो फिर लास्ट में होता क्या है? लास्ट में आप देखिए, यहाँ फोटो में भी दिखा रखा है कि जज साहब सारी बातों को सुन रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर
जज को आप फोटो देखिएगा अपनी बुक में क्लियर, आप देखेंगे इस तरीके से जज साहब बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो सुन रहे हैं बातों को, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फाइनली क्या होता है कि शर्मा, जो इंस्पेक्टर शर्मा है, उनसे सारी बात पूछी जाती है और फिर अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। तो जो जज होते हैं वो कहते हैं कि देखिए, अब देखिए यहाँ पे बात को समझिए कि ये भी हमें, ये डेट्स भी यहाँ पे क्यों दिखाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पे डेट लिखिए 14/5/2007, 15/7/2007, ठीक है। इतने समय तक शांति को, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि जो उसकी जमा पूंजी थी वो जमा पूंजी तो इंस्पेक्टर राव ने सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवा ली, ठीक है, वो तो कोर्ट में ही जमा हो गए पैसे, तो उसके पास तो जमानत देने के लिए पैसे कहां से आए, ना उसे कोई जानता। तो इतने लंबे समय तक उसको, क्योंकि अब उसकी जमानत भी मंजूर हो चुकी थी बट उसके पास जमानती कोई नहीं था, तो उसको इतने लंबे समय तक 15/7/2007 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जब तक डिसीजन नहीं आया, ठीक है, तब तक उसको शांति को जेल में ही रहना पड़ा होगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है कि फिर जो शांति है, तो जज साहब कहते हैं कि देखिए शांति, आप जो है अब बिल्कुल आप बरी हो चुकी हैं, आपके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि शिंदे को अपना नेकलेस मिल चुका है। और बट इसमें जो है मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा, जो जज साहब कह रहे हैं इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो इंस्पेक्टर राव थे, एसआई सब इंस्पेक्टर राव थे, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, ठीक है। तो इस बात की जांच की जाए, या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो इस तरीके का वो आदेश देते हैं कि ऐसी इस तरीके की जांच की जाए, उनके खिलाफ भी छानबीन हो, ठीक है। और फिर बाद में आखिरकार शांति को 15/7/2007 में, ठीक है, बरी कर दिया जाता है। तो अब आप देखिए कि ये पूरी एक स्टोरी थी। अब आप स्टोरी से समझिए क्या है स्टोरी से। फ्रॉम द अबव इंसिडेंट, ये जो कहानी हमने सुनी, you can see that the 4 key players in the criminal justice system are the, यानी कि 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम के अंदर, हमारे न्यायिक व्यवस्था के अंदर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, ठीक है। कौन कौन है वो? नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस आप सब जानते ही हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील, जो कि स्टेट की तरफ से या पुलिस की तरफ से आपकी बात रखता है, उसे बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और फिर है थर्ड वन इज डिफेंस लॉयर, डिफेंस लॉयर जो कि आपको बचाएगा। अब डिफेंस लॉयर या तो प्राइवेट होते हैं या सरकारी होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जो डिफेंस लॉयर हैं, अगर जैसे गरीब जैसे शांति जैसे हैं, तो उनके पास तो डिफेंस लॉयर करने के पैसे ही नहीं थे, तो उनको सरकारी वकील मिलेगा। अब सरकारी वकील में होता क्या है कि सरकारी वकील आपको मिल तो जाएगा, बट क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, क्योंकि बहुत कम है, लिमिटेड है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो आपकी जो डेट्स होंगी वो बहुत लंबी मिलेंगी आपको, ठीक है ना। उसमें क्या होगा कि आपका जो मैटर सॉल्व होना है, वो मैटर ऑटोमेटिकली जो साल भर में या 6 महीने में सॉल्व होना चाहिए था, वो मैटर लटक करके और ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो इसमें देखिए ये एक प्रकार की मैं कहूँगा कि एक मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि एक हमारे सिस्टम का एक थोड़ा सा लूज पॉइंट आप कह सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये हो सकता है आने वाले वक्त में इस चीज़ के अंदर सुधार हो। एंड द जजेस, और जो फोर्थ पिलर होते हैं वो कौन होते हैं? जजेस, ठीक है। अच्छा, यू हैव सीन द रोल्स each of them played in the above case. Now let us try and understand their role more generally. अब हम उनके रोल्स को आगे और समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है आज की, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।